गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य शासन काल का शासन प्रबंध वगैरह देखा था, और अब हम देखते हैं मौर्यकालीन समाज किस तरीके से था और उसकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से थी। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना था। चारों वर्णों के अलग अलग व्यवसाय निर्धारित किए गए थे, किंतु मौर्य काल में शूद्र को शिल्प कला और सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि और पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी गई, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी ध्यान दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में वार्ता किसे कहा जाता है ये भी अधिकतर आ जाता है। तो उसके लिए क्या कहेंगे कि शूद्रों को जो सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से जो आजीविका चलाने की अनुमति दी गई थी उसी को वार्ता कहा जाता था। ब्राह्मण समाज का समाज में विशेष स्थान होता था। राजा के पुरोहित और कानून मंत्री अधिकांशतः इसी वर्ग से नियुक्त किए जाते थे। क्षत्रिय और वैश्य भी महत्वपूर्ण वर्ण थे। ब्रह्मदेय भूमि, राजा के शिक्षकों, यज्ञ करने वाले पुरोहित तथा वेद पाठी ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। इसे ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था। यह पूर्णतः कर मुक्त हुआ करती थी। चार वर्णों के अतिरिक्त अनेक वर्ण संकर जातियां भी मौर्य काल में विद्यमान थी। विभिन्न वर्ण के अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जातियां इस श्रेणी में आती थी। निषाद, पार्श्व, रथकार, अंबष्ट, चांडाल आदि वर्ण संकर जातियां थी। कौटिल्य ने चांडाल के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र माना है। अर्थशास्त्र के अनुसार शूद्र मलेच्छ से भिन्न है। मेगस्थनीज द्वारा भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया गया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति में स्मृति काल की अपेक्षा कुछ सुधार अवश्य हुआ था, जैसे कि महिलाओं को पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति मिल गई थी। अनिष्कासनी यानी कि जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं जाती थी। रूपाजीवा, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां कहलाती थी। गणिका, ऐसी स्त्रियां जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन न बिताकर गणिका या वेश्या के रूप में जीवन यापन करे। मनोरंजन के साधन विहार, यात्रा, गायन, वादन, रस्सी पर नाच, प्रवहन आदि ये मौर्य काल के समाज के अंदर हुआ करता था। यानी मौर्य कालीन समाज के अंदर जो मनोरंजन के साधन थे वो क्या थे? विहार करना, यात्राएं करना, गायन, वादन, रस्सी पर जो आज भी हम लोग को जो देखते हैं ना, नट वगैरह जो अपना नृत्य वगैरह देखते हैं रस्सियों के ऊपर, नट तो वो रस्सी पर नाच वही, प्रवन आदि। ठीक है, इसके अलावा चौसर वगैरह खेलना, ये सारे मौर्यकालीन समाज के मनोरंजन के साधन थे। अब बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस तरीके से थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के आधार बिंदु क्या थे? तो अगर हम बात करें तो पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन और तीसरा है व्यापार वाणिज्य। बात करें कृषि की तो उसके कुछ मुख्य पॉइंट इस तरह से हैं। अदेव मात्र भूमि, ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके, तो उसको क्या कहते थे? अदेव मात्र भूमि, जिसमें बिना बारिश के भी अच्छी खेती हो जाती थी। दूसरी थी राजकीय भूमि, जिसके ऊपर दासों, कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी।
यानी जितनी भी राज्य की भूमि होती थी, राजा वगैरह की जो भूमि होती थी या राज्य की भूमि होती थी, उनके ऊपर दासों से या फिर कैदियों द्वारा जुताई और बुवाई होती थी। तीस अगर हम बात करें टॉपिक पे, पॉइंट पे, तो कृषकों के ऊपर नियामक अधिकारी, समाहर्ता, स्थानिक तथा गोप होते थे। ठीक है, जो कि गांव में भूमि तथा अन्य प्रकार की संपत्ति के आंकड़े तथा लेखा रखते थे। किसानों के ऊपर नियामक अधिकारी कौन होते थे? समाहर्ता, स्थानिक तथा गोप होते थे, और यही उनकी भूमि तथा अन्य प्रकार की संपत्तियों के आंकड़े और लेखा रखा करते थे। सीता यानी राजकीय भूमि से होने वाली जो आय को कौटिल्य ने सीता कहा गया। मौर्य साम्राज्य के अंदर सीता का अर्थ है राजकीय भूमि से जो भी आय होती थी उसे सीता कहा गया है। सेतुबंध यानी राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध, तालाब, कुएं तथा झीलों पर बांध बनाना, ये सब सेतुबंध के रूप में आता है। अब बात करते हैं सिंचाई के लिए भी किसानों को अलग से कर देना होता था, जिसकी दर उपज का 1/5 भाग से 1/3 भाग हुआ करता था। सोहगौरा और महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा राज्य कोष्ठागार से अनाज वितरण का विवरण प्राप्त होता है। सोहगौरा और महास्थान अभिलेख प्रसिद्ध हैं। उनके अंदर यानी जब कभी अकाल पड़ा तो उस समय राज्य द्वारा राज्य कोषागार से अनाज वितरण भी किया गया है, इसका विवरण हमको मिला है। वन संपत्ति के ऊपर भी राज्य का अधिकार होता था। हस्ती वन यानी कि वह जहाँ पर हाथी निवास करते थे। द्रव्य वन जहाँ से अनेक प्रकार की लकड़ी तथा धातुएं प्राप्त होती थी, वह द्रव्य वन कहलाते थे। बात करें उद्योग धंधे, उसमें वस्त्र उद्योग। मौर्य युग का प्रधान उद्योग सूत कातने और बुनने का था। ऊन, कपास, रेशम के वस्त्र बनते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, बंग, पुंडुर, कलिंग, मालवा आदि सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। अब बात करते हैं धातु उद्योग की। इस काल में धातु निकालने, उसे गलाने, शुद्ध करने और लचीला बनाने की तकनीक विकसित हो चुकी थी। मैगस्थनीज ने अनेक खानों का जिक्र किया है, जैसे सोने की खान, चांदी की खान, तांबा, लोहा, ये सारी इन खानों का जिक्र मैगस्थनीज ने किया है। आभूषण, बर्तन, युद्ध के हथियार, सिक्के आदि बनाने में प्रयोग होते थे। उस समय हाथी दांत का भी उद्योग होता था, क्योंकि उस समय हाथी काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, तो उनका दांतों से जो निकालकर अलग अलग आभूषण वगैरह बनाए जाते थे। हाथी दांत काफ़ी महंगे आज भी बिकते हैं और उस समय भी बिका करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का उपयोग मौर्य काल में भी हुआ करता था, और इसमें काली ओबदार मिट्टी के बर्तन को मिले हैं। चर्मकार पत्थर तराशने का उद्योग करते थे। अशोक के स्तंभ इसका जीता जागता नमूना है, एवं सारनाथ सिंह स्तंभ तथा बाराबार गुफाओं की चमक आज भी अद्वितीय है। लकड़ी संबंधी उद्योग। भी उस समय किया जाता था, जैसे लकड़ियों को काट काट कर उनको भेजा जाना। उसके अलावा चंदन की लकड़ियाँ और बहुत सारी प्रमुख लकड़ियों का जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचा जाता था, यानी उसको भी लकड़ी का भी उद्योग किया जाता था। श्रेणियाँ या गिल्ड। शिल्पियों की अपनी श्रेणियाँ होती थी। कुछ मात्रा में ये स्वतंत्र होते थे तथा उनकी अपनी नियमावली होती थी। श्रेणी के सदस्य शिल्पियों को इस नियमावली का पालन करना आवश्यक होता था। राज्य द्वारा इन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता था।
इसके लिए उनका पंजीयन आवश्यक कर दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग व्यापार की। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में थे। भिन्न भिन्न वस्तुओं के अलग अलग बाजार मौर्य कालीन समय में हुआ करते थे। जल और थल दोनों मार्गों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। अर्थशास्त्र में चीन तथा ईरान की व्यापारी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि अर्थशास्त्र में से हमको ये पता चलता है कि चीन तथा ईरान दोनों से ही व्यापार किया जाता था, क्योंकि उनके वस्तुओं का उल्लेख हमको मिला है। इसके अलावा बर्मा, मलाया, सुमात्रा, जावा तथा कंबोडिया के साथ भी और कलिंगवासी और बंगाल के लोग व्यापार किया करते थे। कामलिप्ति बंदरगाह से भी व्यापार होता था और पश्चिमी तट पर सोपारा भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। श्रीलंका से भी व्यापार होता था। कौटिल्य ने समुद्री डाकों का भी उल्लेख किया है, जो कोंकण के समुद्र तट के पास विद्यमान थे। व्यापार के लिए नदी मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। शयान पथ समुद्री जलमार्ग था। निर्यात की अगर हम बात करें तो इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, काली मिर्च, सौंठ, नींबू, चावल, मसूर, कपास तथा वस्त्र, केला, आबनूस तथा आभूषण, गोंद, नील, हाथीदांत, कछुए की खोपड़ी, गैंडों के सींग भी विदेशों को भेजे जाते थे। आयात की अगर हम बात करें तो अरब और मिस्र से घोड़े, चीन से रेशम, पश्चिमी देशों से शराब, खजूर, मिस्र से शिलाजित, लोहा, टीन और शीशा आदि मंगाया जाता था। देशज वस्तुओं पर 4% और आयात वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष आषाढ़ माह से प्रारंभ होता था। बात करते हैं हम लोग मुद्रा की। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख है। स्वर्ण यानी सोने की मुद्रा, कांसापन यानी पन या धारण चांदी की होती थी, माशक यानी तांबे का मुद्रा और काकर्णी यानी तांबे की ही मुद्रा होती थी। प्रधान सिक्का इनमें पन होता था, जिसे रूप भी कहा जाता था। कौटिल्य ने समस्त मुद्राओं को 2 श्रेणी में विभाजित किया है। पहला कोष प्रवश्य और दूसरा व्यवहारिक। कोष प्रवश्य के अंदर राजकीय कर तथा क्रय विक्रय के लिए इन्हीं को प्रामाणिक माना जाता था और व्यवहारिक में इनकी कीमत कोष प्रवेश को पर आश्रित थी। यह साधारण लेन देन में काम आते थे, परंतु इन्हें राजकोष में जमा नहीं कराया जा सकता था। सिक्के डालने का काम सरकारी टकसाल में ही होता था। तो इस तरह से हमने देखा है कि मौर्य शासनकाल का जो समाज किस तरीके से था और उसका आर्थिक पक्ष किस तरह से था, व्यापार वाणिज्य उसमें किस तरह से होता था, वो सारे चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा है।